गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्रशिक्षणार्थियों, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आप पढ़ रहे हैं स्वतंत्र भारत में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति। इससे पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको पढ़ाया कि भारत में आज़ादी के बाद महिलाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान किए गए और जब देश का संविधान लागू हो गया तो उनके लिए एक नई स्फूर्ति, एक नई चेतना उनके लिए मिल गई, या कह लीजिए एक नया वरदान या नया जीवन दान उनको भारतीय संविधान ने प्रदान कर दिया। प्रशिक्षणार्थियों, सबसे पहले जो वो अपने पिता के यहाँ हुआ करती थी तो अपने पिता के आगे हाथ फैलाती थी पैसे के लिए, और जब वो बड़ी हो जाती थी, उनका विवाह हो जाता, तो वो हाथ फैलाती थी पति के लिए, और जब वो वृद्धावस्था में प्राप्त होती थी तो हाथ फैलाती थी अपने पुत्र आदि के लिए। लेकिन उनका यह हाथ फैलाना किसी से नहीं रुका, हमारे देश के संविधान ने इसको रोक दिया। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया गया। इधर आज़ादी मिली है, उधर महिलाएं आत्मनिर्भरता की दौड़ में आगे हो चली हैं और वो अब पुरुष के साथ कमाने लगी हैं, पुरुष के साथ बड़े से बड़े पद को हासिल करने लगी हैं। पुरुष के साथ पढ़ाई का ये नतीजा निकला कि आज वो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, वो सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रही हैं। प्रशिक्षणार्थियों, आपको जो आत्मनिर्भरता का जो पाठ पढ़ाया, आर्थिक रूप से महिलाओं को जो मजबूती प्रदान की, उसमें आप देखते हैं कि 75% ग्रामीण महिलाएं भी रोजगार से जुड़ी हुई हैं, कोई ना कोई कार्य करती हैं, कृषि से संबंधित हो या कोई भी मनरेगा से संबंधित हो। ढेर सारी योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं छोटे मोटे लघु उद्योगों में कार्य करती हैं। गृह उद्योग, लघु उद्योग। प्रशिक्षणार्थियों, आज अस्पतालों में, विद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में, विभिन्न उद्योग धंधों में आपको ये महिलाएं काम करती हुई नजर आ जाएंगी। अब इनको किसी पुरुष के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब ये किसी के लिए सामने, चाहे पिता हो या पति हो या पुत्र आदि हो, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अब ये आत्मनिर्भर हो चुकी है। प्रशिक्षणार्थियों, शिक्षा से उनको नौकरी मिली, कार्य करने के, रोजगार के अवसर मिले और राजनीतिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। आज़ादी के बाद देश की प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने, राष्ट्रपति पद को सुशोभित। क्या हम सुषमा स्वराज जी को भुला देंगे? क्या हम किरण बेदी जी को भुला देंगे? क्या हम सोनिया गांधी को भुला सकते हैं? क्या हम प्रियंका गांधी को भुला सकते हैं? क्या बहन मायावती, कुमारी मायावती जी को बुलाया जा सकता है? क्या जयललिता को बुलाया जा सकता है? क्या सुश्री ममता बनर्जी को बुला सकते हैं? श्रीमती वसुंधरा राजे को बुला सकते हैं? हम ऐसे नाम हैं, स्मृति ईरानी जैसे नाम, इनको नहीं बुला सकते, क्योंकि इन लोगों ने, इन राजनीतिक क्षेत्र की महिलाओं ने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी एक नई पहचान बनाई है। संविधान ने उनको आर्थिक अधिकार दिए, आर्थिक रूप से मजबूत किया। संविधान ने उनको राजनीतिक अधिकार प्रदान किए, राजनीतिक रूप से अपना परचम लहराया।
संविधान ने उनको शैक्षिक अवसरों की समानता दी है। तो आप देखते हैं आज जब भी शिक्षण संस्थाओं के रिजल्ट आते हैं तो सबसे ऊपर नाम आता है बालिकाओं का, और लिखा आता है हेडलाइन अखबार की हो या सोशल मीडिया की हो, लड़कियों ने इस बार भी बाजी मारी। ये उनके लिए सुशोभित करने वाला वाक्य है कि लड़कियों ने इस बार भी लड़कों से बाजी मारी, अर्थात लड़कियां लड़कों से अग्रणी रही रिजल्ट में। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाएं जिस देश की सुशिक्षित होंगी तो आप देखिए उस देश में उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। महिलाएं जिस देश की सुशिक्षित होंगी उस देश का कौशल विकास भी हो जाएगा, स्किल डेवलपमेंट। महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था उत्तम होगी तो महिलाओं की जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हो जाएगा। महिलाएं सुशिक्षित होंगी तो देश के सामाजिक परिवर्तन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। महिलाएं सुशिक्षित होंगी तो उनके ऊपर जो पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी है, उस पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारी को वो बेहतरीन ढंग से अदा करेंगी। मेरी बात समझ सकते हैं आप? मैं आपको कौन सा पाठ पढ़ा रहा हूं कि जिस देश की महिलाएं सुशिक्षित हों उस देश के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। जिस देश की महिलाएं सुशिक्षित हों उसमें कौशल विकास विकसित हो जाता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो जाता है, उसके सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलता है, और तो और पारिवारिक और सामाजिक स्थिति में जिस पारी को वो खेलती है उस पारी को वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ खेलना सीख जाती है। शिक्षण से उसको इस बात का प्रशिक्षण मिल जाता है कि अब तक समाज में, परिवार में वो किस प्रकार से रहती थी, तो उसको सामाजिक रूप से प्रोत्साहन मिलता है और वो पारिवारिक जिम्मेदारियों को और सामाजिक जिम्मेदारियों को अच्छे ढंग से निभाना सीख जाती है। जिस देश के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे संविधान ने महिलाओं को पुरुषों के समान शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान की। अनुच्छेद 15-16 में साफ जिक्र किया गया है कि लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर या आप स्त्री पुरुष होने पर, जाति के आधार पर आप उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। प्रशिक्षणार्थियों, अब शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को ढेर सारे प्रयास करने पड़े, जिसके लिए विभिन्न आयोगों का गठन हुआ। और आपको मैं बता चुका हूं कि महिलाओं की शैक्षिक व्यवस्था में चार चांद लगाने के लिए मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं वो देश के ऐसे कानूनों का निर्माण है जिनसे महिलाओं की शैक्षिक व्यवस्था में, उनकी पर्सनैलिटी में, उनके मनोशारीरिक विकास में, उनके आध्यात्मिक विकास में, उनके आर्थिक विकास में, उनके राजनीतिक विकास में, उनके सामाजिक विकास में ये परिवर्तन आए हैं। और जो चांदों के ऊपर चांद लगे हैं, चार चांद जो लगे हैं, उन चांदों को लगाने के पीछे हमारे देश का कानून है। हमारे देश के कानून ने उनको सती प्रथा निरोधक कानून प्रदान किया, जिससे देश में महिलाओं को ये सुनहरा मौका मिला कि उनके पति की मृत्यु हो जाने पर जिन महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था उनको इस कुप्रथा से छुटकारा मिला। सती प्रथा जैसी बुराई से, सामाजिक बुराई से, सामाजिक अभिशाप से देश की इन महिलाओं को छुटकारा मिला, जिससे कि वो आगे बढ़ सकी और अपने जीवन में आगे बढ़ सकी। देश के इन कानूनों को आप गौर से देख लीजिएगा। दहेज निरोधक कानून 1961, समान वेतन, महिला और पुरुष अगर कार्य करते हैं तो उनको समान कार्य किया है तो समान ही वेतन मिलेगा, ऐसा हमारे देश का कानून कहता है। तो 1976 में
एक कानून का निर्माण किया, जिस कानून के अंतर्गत हमारे देश की महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य करने पर समान वेतन ही प्रदान किया जाएगा। महिलाओं को मातृत्व लाभ प्रदान करने के लिए, वो बच्चे की देखभाल करने के लिए ये 1961 में कानून मिला। वेश्यावृत्ति निवारक अधिनियम 1956 में बनाया गया। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बनाया गया। विशेष विवाह अधिनियम 1954 में बनाया गया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में, विवाहित महिला की संपत्ति का अधिकार 1874 में, और अश्लील व्यवहार निषेध 1986 और अनैतिक देह व्यापार ये 1956। जो आप देख रहे हैं प्रसव पूर्व निदान तकनीक, ये विभिन्न कानून हैं जिनकी मदद से महिलाओं ने अपने व्यक्तित्व को निखारा और शिक्षा के साथ साथ अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास किया। प्रशिक्षणार्थियों, इन विभिन्न कानूनों के बारे में मैं आपको संक्षिप्त जानकारी दे देता हूं कि विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वो चाहें तो अपने विवाह को जारी रखें, वरना संबंध विच्छेद भी कर सकती हैं। महिलाओं को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उनके लिए संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया कि वो अपने पिता की संपत्ति को और अपनी संपत्ति को चाहे जिसके साथ वो शेयर कर सकती हैं। ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, विवाहित महिला संपत्ति अधिनियम, अश्लील व्यवहार निषेध, अनैतिक देह व्यापार, इसको समझ लीजिए। महिलाओं से पतियों के द्वारा भी ये देह व्यापार करा लिया जाता है, चाहे कुछ भी मजबूरियां रही हों या हो सकता है उस समाज में चलन हो। बहुत से पतियों के होते हुए भी उनकी पत्नियां देह व्यापार में धकेल दी जाती हैं। इस ऐसे कानून का निर्माण किया गया कि महिलाओं को वेश्यावृत्ति से इससे छुटकारा दिलाने के लिए, अनैतिक देह व्यापार को रोकने के लिए 1956 में ये कानून बना। प्रसव पूर्व निदान, महिलाओं को गर्भ में आए शिशु के लिए वर्तमान तकनीकी के माध्यम से उसके गर्भस्थ शिशु की जांच के लिए, लिंग परीक्षण के लिए एक कानून निर्माण किया गया 1994 में कि अगर लिंग परीक्षण करवाते हो और कन्या है तो आप हत्या कर देते हो, तो ऐसी स्थिति में लिंग के परीक्षण को ही नहीं कराया जाए। लिंग के परीक्षण को कराए जाना अपराध साबित कर दिया गया कानून की ओर से 1994 में, और उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कि लिंग का परीक्षण करते समय कन्या होने पर माता पिताओं के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा, परिवारजनों के द्वारा उस कन्या का वध कर दिया जाता था। ऐसी स्थिति में बालिकाओं की संख्या घटी और लिंगानुपात देश का गड़बड़ा गया। आज देश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943 है। 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या 943। ठीक इसी प्रकार से 2021 में जनगणना होगी तो मैं समझता हूं ये आंकड़े और भी चौंकाने वाले होंगे। आज आप भी देखते हैं कि इस समाज में बहुत से सवर्ण जाति के लोग बुरा मान जाएं तो मान लीजिए, मैं अपने शब्द वापस नहीं लूँगा, क्योंकि सभ्य समाज में, सवर्ण समाज में ही बालिकाओं की सबसे अधिक कमी हुई है। आज सवर्ण समाज के पुरुष जो अपने बड़े हैंडसम, बड़े खूबसूरत और अच्छे सभ्रांत परिवार से, अच्छी फैमिली से, अच्छी एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद उनका विवाह नहीं हुआ, क्योंकि उनको सुयोग्य कन्याएं नहीं मिल रही। भाई मिलेंगी कहाँ से? कन्या है ही नहीं, कन्या छोड़ी ही नहीं, कन्याओं की संख्या कम हो गई है। देश में बालिकाओं के कम होने के पीछे ये प्रसव पूर्व जो लिंग परीक्षण था,
उसी की देन है जिसकी वजह से देश में बालिकाओं की, कन्याओं की कमी हुई। प्रशिक्षणार्थियों, आपके लिए आए दिन इसी बात को लेकर चर्चा होती है कि हमारे देश को विकास के मार्ग पर लाने में हमारी महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। ये कानून जो मिले हमारे देश की महिलाओं को, इन्होंने महिलाओं के व्यक्तित्व में ढेर सारे चांद लगा दिए, लेकिन इन चांदों पर अभी भी ग्रहण लगा हुआ है। वो ये है कि हमारे देश की जनता, हमारे देश की महिलाएं अभी शिक्षा से वंचित हैं, जागरूकता से वंचित हैं। जिस दिन वो अपने अधिकारों के प्रति, जिस दिन वो अपने कर्तव्यों के प्रति, जिस दिन वो शिक्षा को लेकर जागरूक हो जाएंगी, शिक्षित हो जाएंगी, उस दिन इन कानूनों का पालन आसानी से हो जाएगा और देश में जो ये विषमताएं हैं, देश में जो ये भेदभाव बना हुआ है, वह मैं समझता हूँ आसानी से उस दिन मिट जाएगा जब महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी, जब महिलाएं जागरूक हो जाएंगी। प्रशिक्षणार्थियों, ये हमारे ऊपर बहुत बड़े अभिशाप थे, जिन अभिशापों को हमारे देश के संविधान ने मिटा दिया है। आप बात आती है कि देश को संविधान ने इतनी सौगातें दी, इतने बड़े बड़े हथियार दिए, और उन हथियारों का उपयोग क्यों नहीं हुआ। हमारे सामने देश की आज़ादी के साथ महिलाओं के शैक्षिक स्तर में वृद्धि करने के लिए विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, जिसमें पहला आयोग 1948-1949 में गठित किया गया, राधा कृष्णन आयोग। इसको विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। इस आयोग ने देश की महिलाओं का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद पाया कि उनकी शैक्षिक स्थिति बहुत बुरी है, उनकी शैक्षिक स्थिति बद से बदतर है, और उनके शैक्षिक स्तर को जो बद से बदतर हो रहा था उसमें सुधार करने के लिए राधा कृष्णन आयोग ने, विश्वविद्यालय आयोग ने कुछ सुझाव दिए, कुछ सिफारिशें की, और वो सुझाव और वो सिफारिशें ये हैं कि इन पर सुझावों को चला जाएगा, इन सिफारिशों को माना जाएगा तो देश की महिलाओं के शैक्षिक प्रगति में, शैक्षिक विकास में ये सिफारिशें सहायक होंगी। नंबर 1, शिक्षा आयोग ने, राधा कृष्णन आयोग ने ये सिफारिश की कि देश की महिलाओं को शैक्षिक रूप से उनको शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। शैक्षिक सुविधाओं के विस्तार से संबंध है विद्यालय बालिकाओं के घर के आसपास हों, विद्यालय बालिकाओं के लिए अलग हों, चाहे वो प्राथमिक स्तर पर सहशिक्षा चल जाएगी, लेकिन उच्च प्राथमिक और सेकेंडरी स्तर पर उनके लिए उच्च शिक्षा के लिए अलग से विद्यालय, महाविद्यालय खोले जाने चाहिए। तो शिक्षा, शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार किया जाए। और राधा कृष्णन आयोग ने सिफारिश की कि महिलाएं सबसे अच्छी गृहिणी हैं और गृहिणी महिलाओं के लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश की महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तो व्यक्तियों को शिक्षित कैसे किया जाएगा। ये सुझाव दिया राधा कृष्णन कमेटी ने कि देश की महिलाओं को शिक्षित किया जाए, जिससे कि देश के व्यक्ति शिक्षित हो जाएं। ये सुझाव दिया। तो उनका सबसे बड़ा सिफारिश यही थी कि देश में महिलाओं को गृह प्रबंध की शिक्षा प्रदान की जाए, अर्थात वो महिलाएं अपने घर का प्रबंधन करना सीख जाएं, तो उनके लिए सबसे बड़ी शिक्षा यही होगी।
परिवार की देखभाल, अपने बच्चों की देखभाल, शिशुओं की देखभाल और घर को किस प्रकार से रहना है, क्या घर में रहने के नियम हैं, क्या खान पान है, क्या रहन सहन है और बीमारियों से किस प्रकार से बचा जाए, इस प्रकार से वो अपने हाउस मैनेजमेंट को, वो गृह प्रबंधन को सीख गई। तो मैं समझता हूँ वो इस आयोग ने सिफारिश की कि देश के विकास में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। अगर वो सुशिक्षित हैं तो व्यक्ति भी सुशिक्षित हो जाएंगे। इसलिए बालिकाओं को गृह विज्ञान पढ़ने की सिफारिश की गई। उसमें आपको सिखाया जाता है उचित खान पान, पौष्टिक आहार, संतुलित भोजन, व्यायाम, आपके लिए जीने का मंत्र, आपको जीने के तरीके, घर की देखभाल, कपड़ों की साज सज्जा और आपको पूरी जीवन शैली जो गृहस्थ जीवन में काम आती है, वो आपको गृह विज्ञान के अंतर्गत आपको सिखाई जाती है। तो गृह प्रबंध के अंतर्गत और गृह विज्ञान विषय की आपने इस शिक्षा आयोग ने सिफारिश की। प्रशिक्षणार्थियों, इसी राधाकृष्णन शिक्षा आयोग ने बालिकाओं को पढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा की सिफारिश की कि बालिकाओं को जितना हो सके अधिक से अधिक मात्रा में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। और निःशुल्क शिक्षा जब प्रदान की जाएगी तो बालिकाएं अधिक से अधिक मात्रा में विद्यालय में पढ़ने के लिए आएंगी। बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए, उनको हॉस्टल की सुविधा मुहैया कराई जाए, छात्रावास की सुविधा मुहैया कराई जाए, अलग से बालिकाओं के विद्यालय खोले जाएं, अलग से बालिकाओं को पढ़ाने के लिए महिला शिक्षिका हो और महिला शिक्षिकाओं को शिक्षण और प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था की जाए और उनको आवास की व्यवस्था की जाए। और कोई महिला ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाने के लिए जाती है तो ऐसी स्थिति में उस महिला टीचर को, उस महिला शिक्षिका को अलग से आवास की व्यवस्था सरकार की ओर से निःशुल्क होनी चाहिए। इन छात्रवृत्तियों के माध्यम से, इन निःशुल्क आवास और इनके माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा को दिनों दिन विकास के मार्ग पर लाने के लिए ये सिफारिशें की गई। अगली सिफारिश की गई पाठ्यक्रम की। बालक और बालिकाओं का पाठ्यक्रम अलग अलग होना चाहिए। ये सिफारिश भी की कि बालिकाएं पढ़ने में लड़कों से थोड़ा पीछे हैं, इसलिए उनके पाठ्यक्रम सरल और सुबोध होने चाहिए। उनको सामाजिक विषय और सरल विषय पढ़ने के लिए रखे जाने चाहिए। तो उसके लिए राधाकृष्णन आयोग ने सिफारिश की, जिसमें सिफारिश के अंतर्गत ये बताया गया कि पाठ्यक्रम लचीला हो, पाठ्यक्रम उपयोगितावाद के सिद्धांत पर हो, पाठ्यक्रम रुचिपूर्ण सिद्धांत पर हो, बालकों की रुचि के अनुकूल हो, पाठ्यक्रम विभिन्नता लिए हुए हो, अर्थात पाठ्यक्रम बालक और बालिकाओं के लिए हो और विभिन्नता लिए हो। विविधता से संबंध है कि एक ही कक्षा में 3 प्रकार के बालक पढ़ते हैं, एक तीव्र बुद्धि लब्धि वाले, एक सामान्य बुद्धि और एक मंद बुद्धि। तो पाठ्यक्रम में तीनों प्रकार के बालकों की बुद्धि लब्धि का ध्यान रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम लचीला हो, जिसमें आसानी से फेर बदल किया जा सके। पाठ्यक्रम बालकों के जीवन में उपयोगी होना चाहिए। बालक और बालिकाएं शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब जीवन में अपनी गाड़ी उतारते हैं तो आप देखते हैं अपने आप को वो असहाय पाते हैं, क्योंकि सभी को सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरी नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में हमारी शिक्षा का, इस व्यवस्था का जीविकोपार्जन के लिए, जीविका को चलाने के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ऐसी स्थिति में सिफारिश की गई कि बालिकाओं को जिन पाठों को पढ़ाया जा रहा है उसमें पाठ्यक्रम
जो रखा गया है वो उनके लिए यूजफुल हो, उपयोगितावाद के सिद्धांत पर हो, जो उनके आने वाले जीवन में भविष्य का निर्माण करने वाला हो, वो आने वाले भविष्य में उनके काम आ सके। प्रशिक्षणार्थियों, ये राधाकृष्णन आयोग ने महिलाओं को सुगृहिणी बनाने के लिए सिफारिश की कि बालिकाओं को और बालिकाओं को ऐसे पाठ पढ़ाए जाएं जिससे वो अपनी गृहस्थी को चला सकें, क्योंकि सुगृहिणी सुमाता बनाने के पीछे कारण ऐसा था कि वो महिला को सुगृहिणी और सुमाता, ये दो शब्द हैं जिनका प्रयोग किया गया है राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश में कि बालिकाओं को सुमाता बनाना है और सुगृहिणी बनाना है। बहुत बड़ा उदाहरण है कि माताएं अगर पढ़ी लिखी हैं तो निश्चित रूप से उनके बालक पढ़ जाएंगे, क्योंकि माँ शिक्षा की कीमत जानती है और माँ सुगृहिणी है, वो गृह प्रबंध में निपुण है, तो वो कम दामों में भी अपने गृहस्थ जीवन को चला सकती है। तो नारी को सुमाता बनाना, नारी को सुगृहिणी बनाना, ये राधाकृष्णन आयोग ने सिफारिश की कि महिलाओं को समाज में सम्मान प्राप्त हो और महिलाएं अपने गृहस्थ जीवन को ढंग से चलाना सीख जाएं। वो गृह प्रबंध इसीलिए सिफारिश की गई है गृह प्रबंध की कि बालिकाओं को, महिलाओं को ये प्रेरणा के अवसर दिए जाएं, महिलाओं को ये प्रेरणा मिले कि उन सुशिक्षित महिलाओं ने अपनी ज़िंदगी को किस प्रकार से चला रखा है, वो अपने बच्चों की देखभाल किस ढंग से करती हैं, वो अपने बच्चों के पहनावे पर ध्यान देती हैं, बच्चों के सोने पर ध्यान देती हैं, बच्चों के पढ़ने पर ध्यान देती हैं, बच्चों के खाने पीने पर ध्यान देती हैं, बच्चों के खेलने कूदने का ध्यान रखती हैं, हर चीज़ को मैनेज कर रखा है। ये उनका मैनेजमेंट का फंडा है, क्योंकि उन्होंने ये गृह प्रबंध की शिक्षा हासिल की है। उससे अन्य समाज की महिलाओं को ये प्रेरणा मिलेगी, ये अवसर मिलेगा कि वो सुशिक्षित महिला के बालक सुसभ्य नागरिक हैं। उनकी माँ अपने बच्चों की उचित देखभाल करती है, उनको गलत संगति में नहीं जाने देती और उनको गलत वातावरण नहीं प्रदान करती। तो जब घर का वातावरण अच्छा होगा, बालक अच्छे माहौल में पढ़ लिख कर आएंगे, बालक अच्छे माहौल से निकल कर आएंगे, तो वो देश के माहौल को भी नहीं बिगड़ने देंगे। प्रशिक्षणार्थियों, इन सिफारिशों पर अमल करने के लिए राधाकृष्णन आयोग ने अपनी बात को रखा, जिसमें पाठ्यक्रम में परिवर्तन की बात कही गई कि बालिकाओं के लिए अलग पाठ्यक्रम और बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम, और ऐसा पाठ्यक्रम ना हो जो बालक और बालिकाओं में भेद करता हो। ऐसे पाठ्यक्रम नहीं होने चाहिए। पाठ्यक्रम में ऐसे पाठों को शामिल नहीं किया जाए जिनमें लड़के और लड़की का भेद हो, और तो और बालिकाओं की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। जिन पाठों को, जिन विषयों को बालिकाएं पढ़ना चाहें, वो उनके लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित कर देनी चाहिए। जो उनकी रुचि है, जिन विषयों में, उन विषयों को उनको प्रदान करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल
उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए गणित पढ़ने की अनिवार्यता नहीं है। उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए अंग्रेजी पढ़ने की अनिवार्यता नहीं है। उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए विज्ञान पढ़ने की अनिवार्यता नहीं है। वो अपनी रुचि के विषय चुनती हैं और वो आगे अपने जीवन को बढ़ाती हैं। हमारे राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ 10वीं क्लास के लिए बालक और बालिकाओं को समान पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है, जबकि राधाकृष्णन आयोग ने 1948 1949 में ये सिफारिश की कि आप बालिकाओं की रुचि के अनुकूल पाठ्यक्रम निर्धारित करें। शिक्षण संस्थाओं को ये ताकीद की गई, शिक्षण संस्थाओं को ये निर्देशित किया गया कि वो अपनी रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित करें जो बालिकाओं की रुचि जिन पाठों को पढ़ने की हो। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए जिसमें आसानी से फेरबदल कर लिया जाए। पाठ्यक्रम उपयोगितावाद के सिद्धांत पर हो, क्योंकि पाठ्यक्रम अगर उपयोगी नहीं है तो वो भविष्य में किस प्रकार संघर्ष करेंगी। पाठ्यक्रम उनको भविष्य से लड़ना सिखाने वाला होना चाहिए। भविष्य की विपदाओं को कैसे दूर किया जाए, इस बात का सबक उनको पाठ्यक्रम में होना चाहिए। ये राधाकृष्णन आयोग ने सिफारिश की और इन सिफारिशों का नतीजा ये निकला कि महिलाएं देश की पढ़ने के लिए आगे आईं और उसी का परिणाम निकला कि 1948 और 1949 में ये सिफारिशें की गई। जब देश की महिलाएं 1951 में 7.9% पढ़ी लिखी थीं, तो आप देखते हैं 10 वर्षों में उनकी संख्या 12.9% हो गई। और आगे के 10 वर्षों में विभिन्न शिक्षा आयोगों की सिफारिशें आती गईं, चाहे वो मुदालियर आयोग हो, चाहे वो कोठारी आयोग हो, चाहे दुर्गाबाई देशमुख आयोग हो, वो ढेर सारे आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हो या विभिन्न 1900 महिला आयोग 1990 हो, इनकी सिफारिशें आती गईं और देश के विकास के मार्ग पर महिलाएं निकल गईं। शैक्षिक स्तर में वृद्धि को मैं दिखाता हूँ। 1961 में 12.9% महिलाएं, 1971 में 18.44% महिलाएं पढ़ी लिखी थीं, 1981 में 24.82 महिलाएं पढ़ी लिखी थीं, 1991 में 39.48% महिलाएं पढ़ी लिखी, 2001 में 53.67 और 2011 में 64.6% महिलाएं देश की सुशिक्षित हैं। लेकिन उनकी जनसंख्या के अनुपात में और पुरुषों के मुकाबले में उनकी ये शैक्षिक साक्षरता दर बहुत कम है। प्रशिक्षणार्थियों, मैं आपको जानकारी दे रहा था कि विभिन्न शिक्षा आयोगों की इन कानूनों के निर्माण से और इन शिक्षा आयोगों की सिफारिशों से हमारे देश की महिलाएं विकास के मार्ग पर निकल पड़ी। अब उन देश के सरकारों के सामने जो चिंता थी वो इस बात को लेकर थी कि महिलाओं के लिए अलग से संस्था खोली जाए और उनके नामांकन में अधिक से अधिक वृद्धि की जाए और उनको विद्यालय में कैसे रोका रखा जाए और उनके निरक्षरता, महिला निरक्षरता को कैसे मिटाया जाए। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ढेर सारे शिक्षा आयोगों का गठन किया गया, जिनके बारे में मैं विस्तार से आपको अगले पाठों में पढ़ाऊंगा। मैं समझता हूँ आज जो मैंने आपको स्वतंत्र भारत में बालिका शिक्षा की स्थिति के बारे में अध्ययन कराया है, ये छोटा सा मेरा पाठ आपके समझ में अवश्य आया होगा। प्रशिक्षणार्थियों, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो चुप लगाकर मत बैठिए। आपके छोटे से छोटा प्रश्न मेरे लिए बड़ी अहमियत रखता है। आप छोटे सवाल को मुझसे ज़रूर कीजिए, मैं आपको बड़ा सा जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। आप पढ़ें और जीवन में आगे बढ़ें और इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अब ढालें, अमल करें। और मैं समझता हूँ देश के विकास में इन भावी राष्ट्र निर्माताओं का जो योगदान होगा वो इतिहास गवाह है, किसी और का योगदान नहीं होगा। इन भावी राष्ट्र निर्माताओं ने इस बात को कबूल कर लिया
और इन पर अमल कर लिया तो आने वाली नस्लों में आप ऐसे बीज बोकर जाएंगे जिन पर हमारे देश के नागरिक और हमारी नस्लें गुरूर करेंगी, गौरवान्वित महसूस करेंगी। तो मैं आपके लिए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और आपको विभिन्न शिक्षा आयोगों के बारे में और हमारे देश की महिलाओं की शैक्षिक प्रगति को विकास के मार्ग पर लाने वाले इस सरकार के प्रयासों के बारे में अगले पाठों में अध्ययन कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू प्रशिक्षणार्थियों। बाय।